hydrogen atom in ground state is excited by a monochromatic radiation of lambda equal to 975 एम्स्ट्रॉन्ग्स। तो हाइड्रोजन एटम पहले ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है मतलब ये फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है जब उसके ऊपर मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन यानी लाइट इंसिडेंट किया जाता है, जिसकी वेवलेंथ है 975 एम्स्ट्रॉन्ग्स। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन द रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम एमिटेड विल बी, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स कितनी तैयार होगी ये हमें पूछा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो बरोबर ध्यान दो, हमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स फाइंड करनी है। तो मैं पहले ही मेंशन कर देता हूँ कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, इसका फार्मूला होता है n इंटू n-1/2। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स जो निकलेगी वो कितनी, तो n इंटू n-1/2, n यानी ऑर्बिट नंबर, n यानी एनर्जी लेवल डायग्राम मैंने ऑलरेडी आपको बताई है। n इक्वल टू 1 पहला ऑर्बिट, n इक्वल टू 2 दूसरा, n इक्वल टू 3 तीसरा, n इक्वल टू 4 चौथा और n इक्वल टू 5 पांचवा। तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ है, ग्राउंड स्टेट में, n इक्वल टू 1 यानी ये ग्राउंड स्टेट। हाँ, तो इसके लिए हमें पहले नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फाइंड करना है, तो हमें n फाइंड करना पड़ेगा। तो n कैसे फाइंड करें, तो हमारे पास फार्मूला है E इक्वल टू एच न्यू। E यानी एनर्जी उस लाइट की यानी फोटॉन्स की जो रेडिएट किया जाता है इस हाइड्रोजन एटम पे, यानी इंसिडेंट किया जाता है। तो E इक्वल टू एच न्यू, लेकिन सर न्यू नहीं दिया है ना, हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी, हमें वेवलेंथ दी है। तो यहाँ साइड वर्क, तो C इक्वल टू न्यू लैम्बडा, तो फिर न्यू इक्वल टू C अपॉन लैम्बडा। तो E इक्वल टू एच और न्यू की जगह C अपॉन लैम्बडा। यस, तो E वैसा ही इक्वल टू वैसा ही, H की वैल्यू क्या होती है, H की वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू दी पावर -34, है ना। उसके बाद में C यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 और लैम्बडा यानी वेवलेंथ हमें दी है 975 एम्स्ट्रॉन्ग यूनिट। लैम्बडा दी है कितनी, लैम्बडा हमें दी है 975 एम्स्ट्रॉन्ग यूनिट, यानी 975 एम्स्ट्रॉन्ग यूनिट यानी 10 टू दी पावर -10। 975 यानी 975.0, इसको 3 डिजिट में बैक ले लेता हूँ तो 0.975, 3 डिजिट बैक इसलिए 10 टू द पावर 3 और ये ऑलरेडी 10 टू द पावर -10, तो 0.975 10 टू द पावर -7। यस सर, तो 0.975 10 टू द पावर -7। तो इतनी ये एनर्जी जूल में, किस में रे बाबू, जूल में। लेकिन आपको मालूम है यहाँ एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहती है। क्या रहती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहती है या ना रे बाबू, एनर्जी लेवल में। और पहले ऑर्बिट की एनर्जी तो मैंने बताई है, E1 कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है कि नहीं, बरोबर। दूसरे ऑर्बिट की फाइंड करनी है तो E2 इक्वल टू यही रहती है डिवाइडेड बाय 2 का
स्क्वेयर, तीसरी की चाहिए तो E3 इक्वल टू यही रहती है -13.6 अपॉन 3 का स्क्वेयर, फिर यहाँ 4 का स्क्वेयर और यहाँ 5 का स्क्वेयर। यस, तो चौथे की अगर हमें चाहिए तो ये E4 इक्वल टू -13.6 अपॉन 4 का स्क्वेयर 16। क्लियर क्या? यस। तो इसको ये जूल में है लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो बरोबर ध्यान दो, अभी बरोबर ध्यान दो। ये 6.63 इंटू 3 सादा मल्टीप्लिकेशन है, 6.63 इंटू 3, तो ये कितना आएगा बताओ? ये आता है 19.89। कितना रे? इंटू 10 टू दी पावर कितना? -34 + 8 यानी -26, और ये वैसे ही 0.975 10 टू दी पावर -7, इतने ऑफ कोर्स ये जूल। हाँ, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो 19.89 10 टू दी पावर -26 अपॉन ये 0.975 10 टू दी पावर -7। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करना, तो 1.6 10 टू दी पावर -19, तो ये 19.89 वैसे ही 10 टू दी पावर -26 वैसे ही 0.975 इंटू 1.6, 0.975 इंटू 1.6, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन आता है बाबू 1.56। कितना आता है? और ये पावर 10 टू दी पावर -7 -19 यानी -26, तो ये तो कैंसिल हो गए। क्या बचा? तो ये 19.89 अपॉन 1.56, और इसका अगर हम एग्जैक्ट डिवीजन फाइंड करते तो वो आता है 12.75। कितना आता है? इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी आ गई। यस, ये एनर्जी आ गई। सर ये तो एनर्जी हो गई। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फाइंड करने के लिए तो हमें n की ज़रूरत है, n यानी ऑर्बिट नंबर। हाँ, तो ये जो हमें एनर्जी मिली, यहाँ से हम एनर्जी फाइंड करेंगे किसकी? एनर्जी ऑफ द डेस्टिनेशन ऑर्बिट, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके ऊपर कौन से ऑर्बिट में जाएगा, ऊपर कौन से ऑर्बिट में जाएगा। पहली बात सर, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से ऊपर के ऑर्बिट में काय को जाएगा? अरे वो एक्साइटेड स्टेट में आया। सर क्यों एक्साइटेड स्टेट में आया? क्योंकि बाहर से उसके ऊपर लाइट यानी रेडिएशन यानी फोटॉन्स इंसिडेंट किए उस एटम के ऊपर। तो जब बाहर से उसको लाइट मिलता है फोटोन के रूप में, तो वो एटम क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट में आता है, और एक्साइटेड स्टेट में आने के कारण उसका जो वो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से ऊपर वाले ऑर्बिट में जंप कर रहा है। अरे तो कौन से ऑर्बिट में गया वो जंप करके? यहाँ से कौन से ऑर्बिट में गया, वही तो फाइंड करना है। ये यन एक बार वो मिल गया यन कि फिर ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आराम से मिल जाते हैं। तो सर ये तो एनर्जी हमें मिली 12.75। हाँ, तो अभी एनर्जी ऑफ द डेस्टिनेशन ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ द डेस्टिनेशन ऑर्बिट, तो अभी यहाँ पे देयरफॉर एनर्जी ऑफ द डेस्टिनेशन ऑर्बिट। सर ये डेस्टिनेशन ऑर्बिट यानी कौन सा? अरे जहां से इलेक्ट्रॉन जंप मार के गया। जैसे आपको इंडिया से अमेरिका जाना है, आप प्लेन में बैठे उड़े, तो आपकी डेस्टिनेशन क्या रहेगी? सर अमेरिका। अमेरिका के एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो वो आपकी डेस्टिनेशन रहेगी, है ना। तो यहाँ से ये इंडिया से यहाँ कहाँ अमेरिका में गया, कौन से इसमें, वही तो फाइंड करना है। तो एनर्जी ऑफ द डेस्टिनेशन ऑर्बिट कैसे फाइंड करनी है? ये पहली वाली जो ऑलरेडी उसके पास थी प्लस ये जो अभी आई है, कितनी आई है रे बताओ? ये वाली
सर 12.75 तो इसका डिफरेंस बताओ, -13.6 प्लस 12.5 तो ये देखो -13.6 यानी 60 प्लस 12.75 करोगे तो क्या आता है, बड़े में से छोटी वैल्यू 5 माइनस करेंगे तो 0 से 5 नहीं जाता, 1 कैरी, 10 से 5 गए 5, 6 से 8 नहीं जाता, 1 कैरी, 16 से 8 गया 8 पॉइंट, वैसे ही 3 से 3 गए 0, 1 से 1 गया 0। तो सर ये 0.85 आया और बड़ा नंबर ये 13.60 उसका साइन तो -0.85 इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी। अब आप ये बताओ कि ये एनर्जी कौन से ऑर्बिट की होती है, ये चौथे ऑर्बिट की एनर्जी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन जंप करके पहले से चौथे में गया। सर आपको कैसे पता चला कि ये 0.85 चौथे ऑर्बिट की एनर्जी है? अरे बाबू, पहले ऑर्बिट की ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, माइनस दूसरे ऑर्बिट डिवाइड कर लो, दूसरा इसलिए 2 उसका स्क्वायर है ना, हाँ तो n का स्क्वायर तो 2 स्क्वायर, तो ये तो -13.6 अपॉन 2 स्क्वायर यानी 4, तो ये वैल्यू आएगी। तीसरे ऑर्बिट के लिए E3 इक्वल टू -13.6 अपॉन 3 स्क्वायर और चौथे के लिए E4 इक्वल टू -13.6 अपॉन 4 का स्क्वायर यानी 16 और -13.6 अपॉन ये 16 करोगे तो ये वैल्यू आती है कितनी, 0.85। क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब कौन से ऑर्बिट की एनर्जी आती है रे, ये E4 की। किसकी एनर्जी, यहां से क्या पता चला, यह पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में गया, चौथे ऑर्बिट में, बस वही चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम एक्साइट हुआ और उसका इलेक्ट्रॉन पहले से चौथे ऑर्बिट में गया, तो ये जो एनर्जी है ये कौन सी एनर्जी हुई फिर बोलो? सर ये E4 हो गई चौथे ऑर्बिट की एनर्जी। देयरफॉर n कितना, सर 4, ये चौथा ना सर, क्योंकि यहां आया ना सर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से यहां आया ना, कैसे पता चला चौथे में आया सर, ये E4 एनर्जी ये आई, इतनी आती है -13.6 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 किया तो इतनी आती है। तो देयरफॉर n इक्वल टू 4 ऑर्बिट नंबर मिल गया, ये मिल गया, मतलब अभी ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस मिल गई, n इंटू n-1 अपॉन 2 यानी 4 इंटू n की वैल्यू 4 - 1 अपॉन 2, तो 4 - 1 यानी 3 अपॉन 2, तो 2 2 4, 2 इंटू 3 यानी 6, तो ये आ गया आंसर। तो मुझे ऑप्शन इसमें बताओ कौन सी ऑप्शन है, ये ऑप्शन सी। तो ये प्रश्न आपको एक नहीं बल्कि 2 प्रकार से पूछा जाएगा। एक तो यह न पूछा जा सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट से कौन से ऑर्बिट में जंप करके गया, तो यहां तक भी पूछ सकते हैं। या यही प्रश्न सामने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी, तो ये फार्मूला ख्याल में रखो, n इंटू n-1 अपॉन 2, तो ये 6। तो ये प्रश्न एक नहीं बल्कि कितने प्रकार से पूछा जाएगा, 2 प्रकार से पूछा जाएगा। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से पूछा जाएगा। अरे 2 नहीं बल्कि 3 प्रकार से पूछा जा सकता है। ये ग्राउंड स्टेट से जिस ऑर्बिट में गया उस ऑर्बिट की एनर्जी कितनी, तो ये एनर्जी जो हमने फाइंड की, ये एनर्जी ऑफ द डेस्टिनेशन ऑर्बिट, डेस्टिनेशन यानी जहां पे वो गया उसकी एनर्जी कितनी, तो ये -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये प्रश्न जो है आपको 3 प्रकार से पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि एनर्जी डेस्टिनेशन ऑर्बिट की कौन सी, मैं बार बार बता रहा हूँ, डेस्टिनेशन ऑर्बिट यानी इलेक्ट्रॉन जहां पे पहुंचा, या वो ऑर्बिट नंबर भी पूछ सकते हैं, या ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो है ये भी पूछ सकते हैं। क्लियर क्या रे बाबू?
तो एक ही प्रश्न, एक नहीं दो नहीं तीन तीन प्रकार से पूछा जा सकता है। तो ये एट ए टाइम कितने एमसीक्यू रे बाबू रे? तीन तीन एमसीक्यू। क्लियर? यस। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम revolves in stationary orbit, it, जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम का रिवॉल्व होता है स्टेशनरी ऑर्बिट में, तब ऑप्शन ए रे बाबू रे, इट डज नॉट रेडिएट लाइट दो इट्स वेलोसिटी चेंजेस। उसकी वेलोसिटी चेंज होती है लेकिन वो लाइट रेडिएट नहीं करता, एमिट नहीं करता। कैसे? वही मैं आपको बता रहा हूं, सुनो। तो यहां पे बाबू रे ये न्यूक्लियस हाइड्रोजन एटम का कौन रे? ये इसमें एक प्रोटॉन होता है और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता, क्योंकि आपको मालूम है ये 1H1, ये 1 यानी एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन्स की संख्या, और ये जो ऊपर का नंबर होता है मास नंबर, और ये होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या। अरे तो एक प्रोटॉन है ऑलरेडी, तो न्यूट्रॉन नहीं है, क्योंकि ये 1 है तो ये प्रोटॉन का है और न्यूट्रॉन नहीं है, मतलब 0। तो ये न्यूक्लियस हाइड्रोजन का, और इस ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है ना? यस। तो ये न्यूक्लियस, ये रेडियस r, और मैंने बताया रेडियस को परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी बोला तो उसके पास दोनों होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उसके पास मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है, और दोनों में से एक भी अगर चेंज हो गई तो वेलोसिटी चेंज होती है। तो देखो ना, अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, मान लीजिए ए पोजीशन में, यहाँ से घूमते हुए बी पोजीशन में गया, तो ये रेडियस और ये वेलोसिटी उसको परपेंडिकुलर। तो देखो ना, डायरेक्शन बदल गई वेलोसिटी की। ये कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस कंसेप्ट इन सर्कुलर मोशन। फिर ये ए से इलेक्ट्रॉन बी पे गया, बी से सी तक आया, तो ये रेडियस और इसको परपेंडिकुलर ये वेलोसिटी। फिर से डायरेक्शन चेंज हुई, फिर ये सी से डी तक आया, तो ये रेडियस और इसको परपेंडिकुलर ये वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी के पास दो दो टर्म है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन में, और दोनों में से एक भी अगर चेंज हुई तो वेलोसिटी चेंज होती है। दोनों में से एक चेंज हो या दोनों चेंज हो तो वेलोसिटी चेंज होगी। क्लियर? क्या दोनों कांस्टेंट रही तभी ये वेलोसिटी कांस्टेंट रही थी, लेकिन अभी इस केस में डायरेक्शन बदल रही तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। यस सर, वेलोसिटी चेंज होती है। और मैंने आपको बताया ऑलरेडी, अकॉर्डिंग टू बोर्स कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, जिसमें नील बोर साहब ने 3 पोस्टुलेट बताए। कितने बताए रे बाबू? 3 पोस्टुलेट। बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, बोर सेकंड पोस्टुलेट और बोर थर्ड पोस्टुलेट। उन्होंने ऑलरेडी बताया कि जब इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में घूमता है तब वो एनर्जी एमिट नहीं करता। इलेक्ट्रॉन एनर्जी सिर्फ कब एमिट करता है? जब वो एक्साइटेड स्टेट से, एक्साइटेड स्टेट में मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। क्यों जाता है? फिगर लगे तो बताता हूँ आपको, यही वाले कि ये न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट, ये इलेक्ट्रॉन, अगर इसको बाहर से इस इलेक्ट्रॉन को लाइट की एनर्जी मिली E=h², तो इलेक्ट्रॉन ये इस ग्राउंड स्टेट से, नॉर्मल स्टेट से यानी पहले ऑर्बिट से
जंप करके ये दूसरे ऑर्बिट में जाएगा या तीसरे में या चौथे में जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे जंप करके ये दूसरे ऑर्बिट में चला गया, वहाँ वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए घूमता है और घूम के वापस फिर अपने ग्राउंड स्टेट वाले ऑर्बिट में आता है। तो जब वो वापस आता है तो उसने ली हुई लाइट की फोटोन की एनर्जी वो क्या करता है, एमिट करता है। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी सिर्फ तब एमिट करता है जब वो आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में यानी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है, तभी वो एनर्जी रेडिएट करता है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन तो अपने ही ऑर्बिट में गोल घूम रहा है, तो क्या वो इस प्रकार से एनर्जी एमिट करेगा क्या? नहीं, यहाँ वो एनर्जी एमिट कर रहा है उतनी जितनी उसने ली थी। कितनी एमिट करता है? E=h क्योंकि इतनी तो उसने ली थी, तो वही वो वापस दे देता है जब वो बाहर से अपने वापस नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, बाहर के ऑर्बिट से अपने नॉर्मल स्टेट में यानी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में। लेकिन सर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन तो अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है, तो क्या वो एनर्जी एमिट करेगा? क्या वो एनर्जी एमिट करेगा E=h? नहीं एमिट करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन बोलेगा भाई मैंने एनर्जी ली ही नहीं, तो दो काहे की, है कि नहीं? अरे ली ही नहीं तो दो काहे की? अगर तुमने किसी से पैसे उधार लिए ही नहीं, तो जिससे लिए ही नहीं पैसे वो तुम्हें मांगने के लिए आएगा क्या कि बाबू मेरे पैसे दे रहे? वो बोलेगा काय के बे पैसे, कब दिए रे तूने मुझे? तूने दिए ही तो नहीं। हाँ तो फिर कैसे दूं? यहां भी वही हो रहा है, यहां पे वो एनर्जी ली, उससे वो अब गया, फिर वापस आते हुए वही एनर्जी दे दी। या ये गोल घूम रहा है, उसने एनर्जी ली ही नहीं, तो ये बोल रहा है कि भाई कौन सी एनर्जी दूं, क्यों दूं, काय को दूं? हाँ तो ये एनर्जी देता ही नहीं। मिल गया जवाब, आंसर। तो इलेक्ट्रॉन जब अपने गोल ऑर्बिट में स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमता है तो वो एनर्जी रेडिएट एमिट नहीं करता, लेकिन अभी मैंने बताया कि उसकी वेलोसिटी चेंज होते जाती है। सर क्यों चेंज होती है? क्योंकि उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, इसलिए वेलोसिटी चेंज होती है। और इसलिए वहां से राइट ऑप्शन फिर बताओ कौन सा है राइट ऑप्शन? ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर क्या रे बाबू? बोलो रे बोलो। यस। एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम में का इलेक्ट्रॉन undergoes a transition from higher energy level to lower energy level। हाँ बाहर के ऑर्बिट से अंदर के ऑर्बिट में आ रहा है। तो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज, तो नीचे जो ABCD ऑप्शंस दी है उसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा? गलत स्टेटमेंट को मार्क करना है, राइट ऑप्शन को नहीं। तो उसमें ऑप्शन सी ये गलत है और बाकी ऑप्शन A, B, D ये सही है। मैं चारों के चारों बताता हूँ अभी और फिर बताता हूँ कि सी गलत क्यों है, और वही हमें चूज करना है। तो ऑप्शन कौन सी आप सिलेक्ट करेंगे? सी। तो अभी यहाँ बरोबर ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन बाहर के ऑर्बिट से अंदर के ऑर्बिट में जंप कर रहा है। तो अभी मैंने बताया कि ये न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट n=1, ये दूसरा ऑर्बिट n=2, फिर तीसरा चौथा बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन दो से ही काम चलेगा। तो इलेक्ट्रॉन बाहर के ऑर्बिट से अंदर के ऑर्बिट में आ रहा है, मतलब जैसे दूसरे से पहले में आ रहा है, यानी हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आ रहा है। हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर,
ये हायर एनर्जी ऑर्बिट, हायर एनर्जी ऑर्बिट, ये दूसरा। उसके सामने पहला ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट। यस सर। तो भाई n की वैल्यू तो कम हो रही है। हाँ सर, पहले n इक्वल टू 2 में था, अभी n इक्वल टू 1 में आ रहा है। तो n क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। यस सर, n डिक्रीजेस। मंजूर कह रहे जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करता है तब वो n यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट ये डिक्रीज हो रहा है। जाहिर सी बात है सर, n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1, तो n डिक्रीज हो गया। तो फिर n डिक्रीज हुआ तो भाई काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वेयर। तो n क्या हो गया सर? डिक्रीज हो गया। तो फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी सर? इंक्रीज होगी। सही बात है, बरोबर ना? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, फिर काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी है ना रे। सादा अगर मैं बोलूँ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वेयर, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वेयर। तो काइनेटिक एनर्जी ये देखो इंक्रीज हुई। हाँ सर, तो वेलोसिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, है ना? तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी भी सही है। अभी ऑप्शन डी बताता हूं पहले। हाँ, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बेटा देखो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्बडा ये ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होती है। मतलब बताता हूँ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ये बेटा लाइट की वेवलेंथ, ये बेटा एक वेव की जो लेंथ होती है ये इसको बोलते हैं वेवलेंथ लैम्बडा। तो जितनी ज़्यादा वो लाइट की स्पीड रहेगी, जितनी ज़्यादा स्पीड रहेगी उतनी वेवलेंथ क्या रहती है? कम रहती है। क्लियर क्या? वेवलेंथ क्या रहती है? कम रहती है। इमेजिन करो, चलो मैं स्नेक के आधार पे बताता हूं, आपको समझने के लिए आसान होगा। स्नेक चलता है ना, ऐसे वेव के फॉर्म में चलता है ना। स्नेक को अगर फास्ट चलना होगा तो वो ऐसा 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 फास्ट चलेगा, तो उसकी वेवलेंथ ये ऐसी रहेगी, ऐसी रहेगी, ऐसी रहेगी। और अगर उसको धीरे चलना है तो बड़ा ही डोलते हुए या बड़ा ही डोलते हुए धीरे 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 चलेगा। लेकिन अगर उसको खतरा महसूस हुआ तो भागेगा तो ऐसा 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 भागेगा। मतलब ये देखो कम वेवलेंथ बना के, ये देखो कम वेवलेंथ बना के, ये ऐसा कम वेवलेंथ बना के, ये इतनी सी। मतलब जब v इंक्रीज होती है तब लैम्बडा क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो ऑप्शन डी भी सही है। अब मैं ऑप्शन सी पे आता हूँ, गलत क्यों? वह दिया एंगुलर मोमेंटम यल, और एंगुलर मोमेंटम बाय बोर्स थ्योरी, बाय बोर्स कंसेप्ट, बोर साहब के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है रे? यल इक्वल टू बोर्स सेकंड पोस्टुलेट, यल इक्वल टू n इंटू एच अपॉन 2 पाई। तो एच अपॉन 2 पाई तो कांस्टेंट है, देयरफॉर यल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। अरे n यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट, ये तो चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये हायर से लोअर में आ रहा है। तो n डिक्रीज हो रहा है, यानी ही चेंज हो रहा है। तो यल भी क्या होगा? चेंज होगा। मतलब क्या होगा? डिक्रीज होगा। और ऑप्शन सी बोल रहा है कि यल कांस्टेंट रहेगा। तो तुम बोलोगे ऐसा कैसा कांस्टेंट रहेगा रे? ऐसा कैसा कांस्टेंट रहेगा? तो ऑप्शन ए सही कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है।
ऑप्शन बी भी सही कि वेलोसिटी इंक्रीज होती है, ऑप्शन डी भी सही कि ये वेवलेंथ डिक्रीज होती है, लेकिन ऑप्शन डी जो बोला कि यल कांस्टेंट रहता है, तो नहीं, यल क्या होता है, डिक्रीज होता है, चेंज होता है, मतलब ऑप्शन सी ये गलत है और हमें गलत ही ऑप्शन चूज करने के लिए बोला रे बाबू, बोला क्या बोला? तो राइट मतलब राइट नहीं बोलता हूं, किसको सिलेक्ट करोगे? सी को, है ना? यस यस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन।